वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये है वो प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलता है कंटेंट किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक का, फ्री इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो मैम ये बता क्यों रहे हो? क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए बता रही हूँ कि अगर कुछ बाई चांस तुम्हारा कुछ मिस आउट हो गया हो तो वापस मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पे चले जाना, पता चल जाएगा। चलो, तो मैं हूँ तुम्हारी वैदेही मैम और इस बार हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हम सॉल्व कर रहे हैं 2017 का एक पेपर ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है जो है दिल्ली वाला। इस बार हम सॉल्व करने वाले हैं कौन सा? फॉरेन वाला, मतलब अब्रॉड वाला सेट। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेंस वाला सेट, ठीक है। अब बोलोगे वापस जिन लोग को नहीं पता फॉरेन वाला सीबीएसई का, हाँ, क्योंकि कुछ स्कूल सीबीएसई के बाहर भी हैं, तो एक सेट सीबीएसई पूरा बना के भेजती है बाहर के लिए। कोर्स वही रहता है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक साल जो क्वेश्चन फॉरेन वाले सेट में आया, अगले साल वो ऑल इंडिया लेवल के क्वेश्चन पेपर में आ गया। तो क्वेश्चन तो वही है, बस क्या हो रहा है, रोटेट हो रहे हैं। बस आई बात समझ में? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन इस वाले सीरीज का या इस वाले सेशन का। ओके, लिस्ट द टाइप ऑफ क्राई जीन। एक और चीज, जब हम वापस सॉल्व कर रहे हैं, जो लोग नए हैं उनके लिए बता रही हूँ, क्या टेक्निक यूज करेंगे? कीवर्ड्स क्वेश्चन में जो है उनको अंडरलाइन करेंगे, 5 सेकेंड लेंगे, उससे रिलेटेड जो भी कुछ याद आ रहा है सब बोल देंगे, फिर बचा हुआ क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। अब बोलोगे मैम टाइम वेस्ट होता है, टाइम नहीं वेस्ट होगा। इस तरीके से अभी तो तुम्हारा क्या होगा, मेमोराइजेशन पावर स्ट्रांग होगा। बाय चांस तुम्हारा कुछ मिस आउट हो रहा है, तुमको नहीं याद आ रहा उससे रिलेटेड, तो फटाफट अपने नोट्स पर ओपन करो, बुक ओपन करो, उसको देखो, फिर वहीं वो सब बोलो, फिर बाकी का आगे का क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। चलो, तो वो पूछ रहे हैं लिस्ट द टाइप ऑफ क्राई जीन। बहुत बढ़िया, क्राई जीन जैसे ही आ गए, तुमने 3 जीन पढ़े हैं क्राई जीन के। क्राई प्रोटीन नहीं बोल रहे, याद रखो, अगर स्मॉल में लिखा जा रहा है तो वो जीन के बारे में बात कर रहे हैं, और कैपिटल के बारे में, कैपिटल में लिखा जा रहा है तो वो प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा बताओ मेरे को जल्दी कि ये क्राई वर्ड आया कहाँ से? क्योंकि ये जो प्रोटीन है, जो एक क्रिस्टल है, टॉक्सिक है, वो कहाँ कैसा है? क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल का उन्होंने क्या ले लिया? फर्स्ट 3 लेटर ले लिए। तो अगर फर्स्ट 3 लेटर कैपिटल में है मतलब वो प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं, स्मॉल में है तो वो जीन के बारे में बात कर रहे हैं। तुमने 3 जीन पढ़े तुम्हारी बुक में, जो राइट हैंड साइड वाले पेज में टॉप पे जो एक पिक्चर है उसके ऊपर लिखे हुए हैं 3 जीन। 2 हैं तुम्हारे कॉटन वर्म के या फिर बोल वर्म के, और एक है तुम्हारा कॉर्न बेरर का, ठीक है। उसके बाद दैट प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू कॉर्न प्लांट एंड कॉटन प्लांट रिस्पेक्टिवली अगेंस्ट लेपिडोप्टेरन्स। तो देखो जरा, कॉटन का कौन सा है? क्राई 1AC, क्राई 2AB। इसका कौन सा है? क्राई 1AB। अब बोलोगे मैम इससे कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं, तो ऐसे याद रखना, कॉटन के 2 हैं इसलिए 1 भी है उसमें और 2 भी है, तो पहले क्या आएगा? क्राई 1AC, फिर आएगा क्राई 2AB। इस तरीके से याद रखोगे, ठीक है। अब वापस कॉटन के कितने हैं? 2 जीन है। कौन से? तो 2 है तो 1 and 2, तो तुम्हारा ये तो एटलीस्ट क्लियर हो गया, 1 and 2, और दोनों अलग अलग है, AB है और एक AC है। तो देखिए क्या बन गया, कैसे लिखोगे? स्मॉल लिखो क्राई 1 A कैपिटल C, अब 2 है तो क्राई 2 A कैपिटल B, ठीक है। और फिर ए बी का क्या है? 1 वाला किसके पास है? कॉर्न वाले के पास। ये थोड़ा तो तुम्हें मगअप करना पड़ेगा, पर वापस मैंने ट्रिक बता दी कि कैसे है। कॉटन के प्लांट्स के 2 जीन है, तो 2 जीन है तो पहले वाले का 1 है, दूसरे वाले का 2 है, दोनों अलग अलग है। तो क्राई 1AC, क्राई 2AB, ठीक है। और जो कॉर्न है उसके वाले का जो दूसरा है उसका पहला प्रेजेंट है, मतलब ये जो है AB है इसका दूसरा है, तो इसका फर्स्ट किसके पास है? कॉर्न के पास है, क्राई 1AB, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे मैम इतने से क्वेश्चन आएंगे? नहीं नहीं, ये तो 1 मार्कर या 2 मार्कर के क्वेश्चन है, ठीक है। सपोज करो अब ये 2 मार्कर का हुआ, तो मार्किंग स्कीम में ये रहेगा तुम्हारे 1 मार्क का, ये रहेगा तुम्हारे 1 मार्क का, और इसके अंदर इन दोनों पे रहेंगे 0.5. आई बात समझ में? चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वेरी स्मॉल एनिमल आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। बहुत बढ़िया, इतना ही क्वेश्चन पढ़ लिया। बताओ जल्दी जल्दी क्या क्या याद आ रहा है? मैम जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, क्या? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, ये जो रेशो होता है वो क्या होता है? सरफेस एरिया कम होता है, सॉरी सरफेस एरिया ज्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है, तो ये रेशो ज्यादा होता है। तो सिंस ये रेशो ज्यादा होता है तो उनकी हीट लॉस, क्योंकि सरफेस एरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हीट लॉस के लिए,
ठीक है। तो हीट लॉस और वॉल्यूम मतलब अंदर क्या रहेगा, हीट बनाएगा, हमारी बॉडी अंदर हीट प्रोड्यूस कर रही है ना, तो ये हीट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर मैं बोल रही हूँ ये पर्टिकुलर रेशियो ज्यादा है, तो ज्यादा कोई भी चीज कब होती है, जब न्यूमरेटर वाला नंबर ज्यादा हो एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो जो स्मॉल एनिमल है उनमें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होता है, इसलिए उनका हीट लॉस ज्यादा होता है। हीट लॉस ज्यादा होता है तो उनको कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई लेनी पड़ेगी, पर वैसे ही उस जगह पे कहाँ पे, कोल्डर रीजन पे ज्यादा वेजिटेशन होता नहीं है, तो इसीलिए इसी मेन रीजन के कारण सिंस वो अपना हीट मेंटेन नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस जगह पे ठंडी एरियो पे छोटे एनिमल दिखते ही नहीं है या मिलते ही नहीं है। हो गया, चलो अब पढ़ ले वो क्या बोल रहे, गिव 2 रीजन, लो बता तो दिए। स्मॉल एनिमल हैव लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, मैंने बताया ना सरफेस एरिया ज्यादा होता है एज कंपेयर टू देयर वॉल्यूम। सो लूज हीट वेरी फास्ट, मैंने बताया सरफेस एरिया क्या किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हीट लॉस के लिए। बोलोगे मैम कैसे, अरे सुबह सुबह उठते हो, मम्मी दूध बोलती है कि पी लो या कॉफी बोलती है पी लो, अब वो तुमको मग में देती है ना, कॉफी मग जो रहता है, अब वो उसमें सरफेस एरिया कम होता है, तो तुम क्या करते हो, जल्दी जल्दी जाना है स्कूल में, तुम उसको एक प्लेट में पोर कर लेते हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, हो गई चीज ठंडी। तो सेम लॉजिक यहाँ लगा, जितना बड़ा जानवर, बड़ा से ज्यादा करेक्ट वर्ड है बोलना, जितना उस जानवर का सरफेस एरिया, ठीक है, एज कंपेयर टू क्या, उसके वॉल्यूम के बराबर, तो जितना ज्यादा बॉडी सरफेस एरिया रहेगा पर अंदर कंटेंट मतलब जो मेन वॉल्यूम है, 3 डायमेंशनल जो प्रॉपर्टी है, वो अगर कम है तो हीट लॉस ज्यादा होगा। सिंस हीट लॉस ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो लूज हीट वेरी फास्ट ड्यू टू स्मॉल साइज, एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म। तो इतना ज्यादा मतलब जितना खाएंगे उससे ज्यादा तो सिर्फ बॉडी हीट को मेंटेन करने में ही चला देंगे। आई कहानी समझ में। इसीलिए ये जो ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म कहाँ नहीं मिलते, कोल्डर रीजन में नहीं मिलते। अच्छा, कोल्डर रीजन से ही याद आया, एक और कोई रूल है, जल्दी बताओ कौन सा। बोलोगे मैम पूछा थोड़ी ना है, मैं रिवाइज करवा रही हूँ, जल्दी बताओ कौन सा रूल है। मैम एलन्स रूल। क्या बोलता है वो रूल, कि मैम जो ठंडे एरिया में एनिमल मिल रहे हैं उनके आउटर ईयर और जो लिम्स है वो क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे। क्यों, क्योंकि यही हीट लॉस को क्या करना है, कम करना है। आई क्या कहानी समझ में। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, स्टेट हाउ डज इन सीटू कंजर्वेशन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। अब याद रखना इन सीटू और एक्स सीटू में है कैच। इन मतलब क्या, वहीं पे, एक्स मतलब कहीं और पे, ठीक है। तो इन सीटू मतलब अगर मैं उस जानवर को उसी के हैबिटेट में कंजर्व कर रही हूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन सीटू कंजर्वेशन। हैबिटेट मतलब मैम जहां पे वो नेचुरली मिल रहा है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, तो इसी में हम अगर मतलब उसी के नेचुरल हैबिटेट में मिल रहा है, तो इसके एग्जांपल क्या आते हैं, हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व्स, उसके बाद नेशनल पार्क, उसके बाद सेंचुरी। तो देखो जरा आंसर, थ्रेटेंड ऑर्गेनिज्म आर कंजर्व इन देयर नेचुरल हैबिटेट ऑब्लिक इकोसिस्टम एंड सच रीजन आर लीगली प्रोटेक्टेड। एग्जांपल हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी, नेशनल पार्क, सेंचुरी, सेक्रेड ग्रुव, रामसर साइट। हुआ इतना क्लियर। तो इन सीटू मतलब क्या, उसी जगह पे हम कंजर्व कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे इन सीटू। एक्स सीटू बोलेंगे मतलब उस जगह से निकाल के कहीं और लेके जा रहे हैं उनको सेव करने के लिए। प्लीज इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ऐसे याद रखना, एक्स मतलब निकाल दिया है ना, तो यहां से निकाल दिया उस जानवर को कहीं और लेके गए, जिसमें आता है क्रायो प्रिजर्वेशन, उसके बाद अपना आता है जूलॉजिकल पार्क मतलब जू, उसके बाद बोटानिकल गार्डन। क्रायो प्रिजर्वेशन किस में, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में। उसके बाद आता है कि मैम किसका करते हैं, गैमीट्स का सेव करते हैं, सीड बैंक रहता है। उसके बाद कभी कभी एम्ब्रियो तक सेव किया जाता है, क्रायो प्रिजर्व किया जाता है। हुआ इतना क्लियर। चलो मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A farmer while working on his farm was bitten by a poisonous snake। बहुत बढ़िया, सिर्फ इतना ही पढ़ लिया पूरी कहानी आ जाएगी, याद आ जाएगी। तो स्नेक ने काटा, सांप ने काटा, तो बताओ क्या किया। तो सांप ने काटा मैम, तो सबसे पहले वो पॉइजनस था, ठीक है, तो पॉइजन बॉडी के अंदर गया जो एक प्रोटीन के फॉर्म में गया, ठीक है। तो प्रोटीन या कोई भी चीज बोलो तो उसके ऊपर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या रहेगा, एक एंटीजन रहेगा। अच्छा, पॉइजन या टॉक्सिन के अगेंस्ट क्या मिलता है मैम, एंटी टॉक्सिन मिलता है। तो ये एंटी टॉक्सिन होता क्या है
है मैम? बेसिकली जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ऐसे बाहर आइडेंटिफिकेशन मार्क, जिसको हम एंटीजन बोल सकते हैं, वो रहते हैं। तो इसको अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो ये प्रोटीन भी उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है या ट्रीट किया जा सकता है, पर उसके लिए ये एंटीजन पहचानना इंपॉर्टेंट है। और कौन पहचानता है या कौन होल्ड करता है एंटीजन को? एक एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी मैम बेसिकली एंटीटॉक्सिन जो मिलता है वो कुछ और नहीं बल्कि एंटीबॉडीज ही होता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अब इस इंसान को एंटीबॉडी तो दो तरीके से बनती है, या तो हमारी बॉडी खुद कष्ट उठा के बनाए, एक्टिव इम्यूनाइजेशन या एक्टिव इम्यूनिटी, या तो तैयार की हुई एंटीबॉडी मिल जाए। तो बताओ इसको क्या करना चाहिए? तो मैम आपने बताया था कि जो एंटीबॉडी, जो एक्टिव इम्यूनिटी है, उसमें हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है, पर वो बनाने के लिए अराउंड 2 से 3 महीने लग जाते हैं, ठीक है। वो भी कैसे? जब फर्स्ट रिस्पॉन्स रहता है तब। और ऐसा तो नहीं है कि स्नेक बाइट रोज रोज हो रहा है कि ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर एक रिस्पॉन्स, दूसरा रिस्पॉन्स सब स्टोर्ड है मेमोरी सेल के फॉर्म में, नहीं। तो मैम अगर ये फर्स्ट टाइम काटा है, मतलब ये फर्स्ट रिस्पॉन्स है, तो इसको इसके अगेंस्ट उस इंसान जो फार्मर है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने के लिए ही लग जाएगा 2 से 4 महीने। पर इतना टाइम है क्या? नहीं मैम, वो तो 1 घंटे में अगर उसका इलाज शुरू नहीं किया तो वो मर जाएगा। तो क्या ऑप्शन बचा मैम? तैयार की हुई रेडीमेड एंटीबॉडी दे दो। मतलब मैम पैसिव इम्यूनिटी, बिल्कुल सही, पैसिव इम्यूनाइजेशन, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी आर्टिफिशियली उसको दे दो भैया। पर पहले पूछ लो कौन से सांप ने काटा है। पता चला इसका एंटीवेनम की जगह पे कोबरा ने काटा था, करत का उठा के लगा दिया, लो और मामला गड़बड़ हो गया। इसलिए जब भी डॉक्टर के पास जाएगा ये फार्मर, तो डॉक्टर पूछता कैसा दिखता था सांप। अब अगर उसने बता दिया कोबरा था, करत था, तो वो डिस्क्राइब करके पिक्चर दिखाई, ऐसा दिखता था, ऐसा दिखता था। क्योंकि हर स्नेक का पॉइजन का टेक्सचर, पॉइजन टेक्सचर बोलने से सही है, मॉलिक्यूलर पैटर्न अलग अलग है, कॉम्पोजिशन अलग है। और अगर प्रोटीन अलग है, मतलब टॉक्सिन अलग है, तो उसका एंटीटॉक्सिन भी तो अलग रहेगा। ऐसा तो होता नहीं है कि सपोज करो कोरोना हो गया है, एग्जाम्पल ले लेते, और जाके टेटनस का इंजेक्शन लगवा के आ रहे हो। अब बोलोगे मैम कोरोना के अगेंस्ट भी तो एंटीबॉडी है और टेटनस की भी तो एंटीबॉडी। ऐसा करते तो नहीं है ना, जो प्रॉब्लम हुई है उसी का इलाज करवाते हो। आई बात समझ में? तो सिर्फ स्नेक बाइट से क्या क्या याद आया मैम? पैसिव इम्यूनाइजेशन, रेडीमेड एंटीबॉडी पास होंगी, आर्टिफिशियली होंगी। हो गया क्लियर? आगे पढ़ते हैं। The worker in the farm immediately rushed him to the nearby health center. The doctor right away gave him an injection to save his life. What did the doctor inject and why? तो टॉक्सिन था, तो उसके अगेंस्ट क्या दोगे? एंटीटॉक्सिन। और उसमें क्या रहेगा? बेसिकली एंटीबॉडीज ही रहेंगी, ठीक है, वो भी पर्टिकुलरली उसी पॉइजन के अगेंस्ट। चलो आंसर देखते हैं। एंटीटॉक्सिन या एंटी वेनम, क्योंकि वेनम है ना तो वेनम बोलो। अब बोलोगे वेनम मैम मूवी वेनम, नहीं, उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जहर के बारे में बात कर रही हूँ। एंटी वेनम या प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी, देखो ओरिजिनलिटी तो यही है, बस उसको बोलने के 2 तरीके, एंटीटॉक्सिन या एंटी वेनम। अब देखो, whenever quick immune response is required, we need to directly inject preformed antibody या antitoxin। हुआ क्लियर? आगे देखो, टू न्यूट्रलाइज स्नेक वेनम क्विकली पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड। अब तुमको याद होगा पैसिव इम्यूनिटी 2 तरीके से पड़ी हुई है, कौन कौन सी? एक होती है आर्टिफिशियल और एक होती है नेचुरल। तो जल्दी से नेचुरल का एग्जांपल बताओ। मदर्स मिल्क, तैयार की हुई एंटीबॉडी मम्मी किसको पास करती है? अपने बेबी को। आ गया समझ में? और आर्टिफिशियल इस केस में हो गया, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन में। इनफैक्ट 2 मिनट रुक जाओ। आर्टिफिशियल कोरोना के टाइम पे भी तुमने देखा होगा, जैसे किसी को कोरोना इन्फेक्शन हुआ है तो तुमने सुना होगा प्लाज्मा ट्रांसफर भी टेक्निक शुरू बीच में आई थी, है ना, ये वैक्सीनेशन के पहले। तो बेसिकली प्लाज्मा ट्रांसफर किसका करते थे? उस इंसान का जिसको कोरोना इन्फेक्शन हुआ था और अब वो ठीक हो गया है। तो वो ठीक कैसे हुआ था? बट ऑब्वियस, कोरोना जो था वो एक एंटीजन था, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या किया था? उस इंसान की बॉडी ने इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करके एंटीबॉडी बनाई थी। तो उसके ब्लड में, मोर स्पेसिफिकली प्लाज्मा में क्या घूम रहा था? एंटीबॉडीज घूम रही थी। अब इस इंसान को, जो नया इंसान है, उसको बचाना है, तो क्या किया? जो अब ठीक हो गया है इंसान, उसका क्या ले लिया? प्लाज्मा ले लिया, क्योंकि उसमें क्या है? एंटीबॉडी, और ट्रांसफर कर दी इसको। कुछ आया समझ में? तो एंटीबॉडी ट्रांसफर की ना, मतलब पैसिफिक इम्यूनिटी, पर कैसी? आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
एक्सप्लेन 3 बेसिक स्टेप्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अरे बाबा 3 स्टेप बताओ जिसमें तुम एक जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ बना रहे हो। सबसे पहले अगर स्पाइडरमैन ही बना रहे हो तो पहचान तो लो उस नॉर्मल इंसान में किसका डीएनए डालना है। तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करो और आइसोलेट करो उसका डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट या फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए। फिर क्या करोगे, वेक्टर भी तो लो, उसके अंदर डालोगे। कैसे, ऐसे थोड़ी ना फेंक दोगे उसके सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, उसके अंदर वो कंबाइन हो जाएगा। नहीं, तरीका है, वेक्टर लिया, वेक्टर के साथ कंबाइन किया डीएनए लाइगेज का यूज करके, है ना। ये हुई स्टेप नंबर 2 की कंबाइन कर दिया। फिर ये जो प्लाज्मिड है उसको हम ओरिजिनल होस्ट में ट्रांसफर कर देंगे, फिर तो ऑटोमेटिक ही जीएमओ बन जाएगा। तो देखो आंसर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन सो दैट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैज लार्जली डिजायर्ड जीन। आई बात समझ में। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन करके करोगे क्या, वेक्टर्स के साथ कंबाइन करके इंट्रोड्यूस तो करो होस्ट में। इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन इनटू द होस्ट यूजिंग वेक्टर। वेक्टर क्या हो सकता है, प्लाज्मिड भी हो सकता है। अच्छा, अब बोलोगे मैम हमें वेक्टर यूज नहीं करना है, तो क्या करें। देखो तुम्हारी बुक में 2 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, कौन कौन से, बायोलिस्टिक या जीन गन। डायरेक्टली फेंक दो, है ना, डायरेक्टली वो हाई स्पीड वेलोसिटी से ट्रैवल करके हैवी पार्टिकल के साथ रहेगा तुम्हारा एलियन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट, और वो कहाँ पेनिट्रेट हो जाएगा, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए वहां पहुंच जाएगा। पर ये कहाँ होगा, सिर्फ प्लांट सेल में। और एनिमल सेल के लिए क्या करोगे, एक सुई आएगी जिसको क्या बोलेंगे, माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, अब देखो उसके बाद अब आ गया होस्ट, अब उसको कल्चर करो, मेंटेन करो। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी थ्रू क्लोनिंग। आई क्या कहानी समझ में, ये है बेसिकली 3 स्टेप। अब बोलोगे मैम हम कैसे डिसाइड करें कि ये 3 स्टेप्स है। हाँ, तुम डिसाइड क्यों नहीं कर सकते, पहले से स्पाइडरमैन बनाना है, हमको पता चल गया स्पाइडर की कैरेक्टर उठानी है। अब डायरेक्ट तो इसमें जाएगा नहीं, तो वेक्टर के साथ कंबाइन करके इसमें भेजना है, इस इंसान में। उसके बाद उसको कल्चर होने देना है। आ गई बात समझ में। अब बोलोगे मैम अगर हमको पूरी स्टेप पूछ रही, तो फिर पूरी स्टेप तो पूरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा हो जाएगा, स्क्रैच से शुरू होगा एंड तक खत्म होगा। उस केस में क्या करोगे, डायग्राम भी बना के आओगे। अब बोलोगे मैम क्या इस केस में भी डायग्राम बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, वही वाला डायग्राम जो 2017 के दिल्ली में क्वेश्चन में पूछा गया था, सेम वही डायग्राम बना दो। लिखो कि जीन आइडेंटिफाई हुआ, वेक्टर के साथ कंबाइन हुआ, इकोलाई में, तुम्हारी बुक वाला बता रही हूँ, वो भी बना सकते हो, उसी को 3 स्टेप में दिखा दो। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6, how can a bioreactor be made to function an optimum state in order to obtain a desired foreign gene product? explain। अरे बायोरिएक्टर होता क्या है सबसे पहले बताओ। मैम एक डब्बा, अरे डब्बा नहीं भैया, अच्छे से बोलो मैम, कंटेनर। कंटेनर तो क्या कढ़ाई हो गई क्या, नहीं मैम, एक बड़ा कंटेनर इस रूम के बराबर, जिसमें ऑप्टिमम पीएच, टेम्परेचर, सैलिनिटी, मीडियम, स्टेराइल एयर, पूरे टाइम प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो निकलता रहता है, नया मीडियम ऐड होता रहता है, फिर स्टर किया जाता है, अगर फोम बन रहा है तो फोम को हटाया जाता है, सारी कंडीशन, टेम्परेचर, सारी चीजें एकदम प्रॉपर्ली मेंटेन्ड होती हैं, तब उसको डब्बा नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, बायोरिएक्टर। और क्या होता है बायोरिएक्टर, मैम वही जो प्रोडक्ट है हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट है, उसको बल्क लेवल पे प्रोड्यूस करना है तो हम बायोरिएक्टर यूज करते हैं। अच्छा जरा 2 मुझे ना एग्जांपल बताओ जिसका यूज करके हम बायोरिएक्टर का मतलब कोई चीज निकाल सकते हैं। मैम एंजाइम्स हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, हार्मोन हो सकता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ लो। वो पूछ रहे हैं बताओ एक बायोरिएक्टर को कैसे फंक्शन, मतलब कौन से ऑप्टिमल स्टेट पे उसको यूज कर सकते हैं ताकि तुम्हारा फॉरेन जीन प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट हो। तो जो इतना हमने बोला था बेसिकली, जो तुम्हारे बायोरिएक्टर की लेबलिंग है वही सारे लेबलिंग एक एक पॉइंट बन गए। देखो जरा, बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, कौन कौन सा, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे पता चलेगा, थर्मोमीटर रहेगा, डिजिटल रहेगा, हो सकता है तो वो पता कर देगा, ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो कूल डाउन करो, कम हो गया तो गर्म करो। गर्म मतलब क्या आग जलाओगे क्या मैम, नहीं, पूरा थर्मो इंसुलेटेड रहता है वो, है ना। अगर ज्यादा ठंडा हो गया तो वो इंसुलेशन से गर्म हो जाएगा अंदर का, ज्यादा गर्म हो गया तो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, पीएच, अच्छा बताओ पीएच को कैसे मेंटेन करोगे, अगर ड्रॉप हो गया पीएच तो बेस ऐड कर दोगे, अगर ज्यादा हो गया पीएच तो एसिड ऐड कर दोगे। सबस्ट्रेट जिसका एक्चुअली कन्वर्जन होना है, तो क्योंकि कंटिन्यूसली जब कोई चीज कल्चर होती रहेगी, ग्रो होती रहेगी, तो प्रोडक्ट भी तो बनता रहेगा। तो प्रोडक्ट बना किससे है, सबस्ट्रेट का ही तो कन्वर्जन हुआ है प्रोडक्ट में।
तो प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली निकालते रहो और यहाँ पे सबस्ट्रेट ऐड करते रहो। उसके बाद सॉल्ट्स, विटामिन, ये तो यूज अप हो जाएंगे इसके कन्वर्सेशन में, एंड ऑक्सीजन भी, तो कंटिन्यूस ऑक्सीजन का सप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई होती है क्या? नहीं मैम, एयर होती है। तो कैसी एयर होती है? स्टेराइल एयर। याद करो तुम्हारे जो डायग्राम है, ऐसा वाला डायग्राम था, तो यहाँ भी स्टेराइल एयर का इनलेट था, स्टीम लिखा हुआ था उसको, है ना, और नीचे भी स्टेराइल एयर का इनलेट था। तो दो जगह से एयर अंदर आती है। क्यों? हो सकता है वो बैक्टीरिया कैसा हो, एरोबिक बैक्टीरिया, तो कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होगी। ठीक है, आई बात समझ में? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, How does beta-galactosidase coding sequence act as a selectable marker? Explain. तो देखो जैसे ही बीटा-गैलेक्टोसाइडेज आया तो तुम्हें कुछ कुछ याद आ जाएगा। क्या याद आ जाएगा मैम? बहुत कुछ। सिलेक्टेबल मार्कर, तुमने अभी तक एंटीबायोटिक्स जो सब लोग पढ़ के जाते हैं वो वही पढ़ के जाते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज वो क्वेश्चन है जो तुमको लीड दिलवाएगा। जनरली मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ये वाला पोर्शन छोड़ के जाएंगे। तुम्हारी बुक में सिलेक्टेबल मार्कर दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक दिया है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और दूसरा दिया है कलर क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। और ये कौन से इसमें आता है? क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में, है ना, कि ब्लू कॉलोनी दिख रही है तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है, व्हाइट कॉलोनी दिख रही है तो ट्रांसफॉर्मेंट। तो ये वो वाला क्वेश्चन है जो तुम्हें लीड दिलवाएगा। ठीक है, तो जरूर पढ़ना है, बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है। ठीक है मैम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपने बोला, आ गया समझ में कि क्रोमोजेनिक जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आइडेंटिफाई करवाएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को ट्रांसफॉर्मेंट से। व्हाई इट इज प्रेफर्ड सिलेक्टेबल मार्कर टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब देखो तुमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन देखे हुए हैं, दो है यहाँ पे। सपोज करो यहाँ भी कुछ इंसर्ट हो गया, यहाँ भी कुछ इंसर्ट हो गया, तो हो सकता है हमारे एंटीबायोटिक दोनों जो जीन है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से काम ही नहीं करेंगे। तो एंटीबायोटिक वाला तो फ्लॉप हो गया आइडिया। वापस इजी ज्यादा क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, एज कंपेयर टू प्रोसेस थोड़ी सिंपल हो जाती है। ठीक है, आई तुम सिर्फ ऐसे देख के बता सकते हो, अलग से कोई केमिकल टेस्ट करना नहीं है। आई बात समझ में? अब एक एक करके हम पॉइंट देखेंगे और डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। याद करो मैंने बताया था, क्या बताया था मैम? दो तरीके के सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं, या तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज कर लो या तो कलर वाला। और यहाँ क्या लिखा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ये जो जगह है जहां बीटा गैलेक्टोसाइडेज रहता है, अगर उसी जगह पे तुमने क्या इंसर्ट कर दिया? अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया, तो क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। रिजल्ट क्या होगा? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो क्या ब्लू कलर की कॉलोनी मिलेगी? नहीं मिलेगी मैम, व्हाइट कलर की मिलेगी। देखो वहीं लिखा है, प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव ब्लू कलर। ब्लू कलर तब जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम कर रहा है। इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट लिखा है, डज नॉट हैव एन इंसर्ट। और इंसर्ट कहां लगता है? इसी जगह पे लगता है जहां पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोडिंग सीक्वेंस है। हुआ क्लियर? सेकेंड पॉइंट, विद द इंसर्ट। अब इंसर्ट आ गया तो क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। ये नहीं काम करेगा तो क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। क्या क्रोमोजेनिक सब्सटेंस काम नहीं करेगा तो ब्लू कलर मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखो, विद द इंसर्ट डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। मतलब जब व्हाइट कलर की कॉलोनीज आएंगी, इसका मतलब क्या है कि इंसर्ट आ चुका है। अगर इंसर्ट नहीं है तो व्हाइट कलर की कॉलोनी नहीं मिलेंगी, तो क्या मिलेगा? ब्लू कलर की कॉलोनी। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रिक्वायर। अब देखो ये क्यों ज्यादा बेटर है ये कलर वाली टेक्निक एज कंपेयर टू एंटीबायोटिक, क्योंकि एंटीबायोटिक थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाती है ना। तुमको अलग अलग पेट्री डिश लो, दोनों में एंटीबायोटिक डाल के देखो, फिर देखो कौन सा जिंदा कॉलोनी जिंदा रह रही है। ठीक है, और यहाँ पे तो सिर्फ कलर देख के तुम्हें पता चल जाएगा। तो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग, वही साइड बाय साइड प्लेटिंग ऑन टू प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक ऑब्लिक प्रोसेस इज मोर कम्बलसम। मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी प्रोसेस है। और ये तो सिंपल है, तुमने एक ही पेट्री प्लेट में देख लिया, हाँ ब्लू कलर आ रहा है मतलब ये इसमें अपना रिकॉम्बिनेंट जीन नहीं है, व्हाइट कलर आ रहा है चलो इसको निकाल लो और इसी को फिर अलग से ग्रो करो। आई बात समझ में? था नहीं इजी? दिखता कितना गंदा क्वेश्चन है। हाउ डस, एकदम ऐसे बोल रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोडिंग सीक्वेंस एक्ट एज सिलेक्टेबल मार्कर।
सीधा सा आंसर है। जब भी तुम्हें बीटा गैलेक्टोसाइडेज दिखे क्या बोलोगे? बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? क्रोमोजेनिक सब्सटेंस क्रिएट करता है। कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर देता है। अगर इसी जगह पे इंसर्ट आ गया फॉरेन जीन का या जीन ऑफ इंटरेस्ट का, तो ये जीन काम करेगा क्या? नहीं करेगा। रिजल्ट क्या होगा? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो क्या ब्लू कलर मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। तो कौन सा कलर मिलेगा? व्हाइट कलर। ये ज्यादा सिंपल टेक्निक है एज कंपेयर टू किसके? एंटीबायोटिक। क्यों? वहां साइड बाय साइड 2 प्लेटिंग करनी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा कौन सी एंटीबायोटिक से कौन सी कॉलोनी जिंदा रह रही है, कौन सी से नहीं जिंदा रह रही, फिर डिसाइड करोगे। ठीक है, आई बात समझ में? इजी था ना? चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डू यू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म एज म्यूचुअलिस्टिक, कॉम्पिटिटिव एंड पैरासिटिक? गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है। बेसिकली वो बोल रहे डिफाइन करो म्यूचुअलिस्टिक, कॉम्पिटिटिव एंड पैरासिटिक। तो हमको पता है म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब कैसे? आदान प्रदान वाला रिलेशनशिप है ना, किराएदार वाला और जो किराए पे रहता है वो वाला, कि भैया मेरे पास एक्स्ट्रा रूम है, मेरे को पैसे की जरूरत है, और उसने बोला नहीं भैया मेरे पास पैसे हैं, मेरे को रूम की जरूरत है। तो क्या कर लेते हैं? म्यूचुअल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में नहीं, म्यूचुअल वाले में। एक हाथ दे एक हाथ ले, जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी एक टाइप का म्यूचुअल रिलेशनशिप है। तो देखो जरा डेफिनेशन, बोथ द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। दोनों का बट ऑब्वियस बेनिफिट होगा। कैसे? लाइकेन, लाइकेन में क्या है? किसका कॉम्बिनेशन है? algae एंड फंजाई म्यूचुअली हेल्प ईच अदर। आई बात समझ में? इनफैक्ट मैंने जैसे बताया राइजोबियम हो गया, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ जो इनफैक्ट माइकोराइजा हो गया, कोई चीज हायर प्लांट उनको दे रहा है, रिटर्न में कुछ चीज एब्जॉर्ब करके, जैसे माइकोराइजल में फॉस्फोरस और राइजोबियम में नाइट्रोजन फिक्स करके क्या दे रहा है? वो प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब आदान प्रदान, इक्वली बेनिफिटेड। ओके, उसके बाद कॉम्पिटिटिव। अरे कॉम्पिटिटिव जिसमें तुम लोग हो, है ना? आप बोलोगे मैम 12th में क्या कॉम्पिटिशन? हाँ 12th में इतना कॉम्पिटिशन फिर भी है शर्मा जी के बेटे से, कि उनसे ज्यादा मार्क्स आ जाए फिर हम शर्मा जी के बेटे बन जाए। पर ज्यादा कॉम्पिटिशन तो जब तुम एंट्रेंस एग्जाम दोगे तब शुरू होगा। 0.1 से कॉम्पिटिशन कंपीट करोगे एक दूसरों से, तो वो क्या हुआ? रिसोर्सेज इतने से हैं, पर उसी रिसोर्सेज के लिए क्या है? लड़ाई है। या तो रिसोर्सेज हो सकता है या तो हैबिटेट हो सकता है। तो देखो जरा, जिसमें कंपटीशन में नुकसान या तो दोनों को होगा या तो दोनों ही नुकसान, पहले इनिशियल में दोनों को नुकसान होता है, पर फिर दोनों क्या करते हैं? को इवॉल्व करते हैं ना, कि ठीक है भैया तू सुबह हंट कर ले, मैं रात को हंट कर लेता है, या हमारा पैटर्न ऑफ हंटिंग चेंज कर लेते हैं। चलो देखो, व्हेन टू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, unrelated group compete for the same resource that are limiting, both are losers। मतलब दोनों को ही losers नहीं, losses में चला जाएगा। Example, superior barricade dominates and excludes the small barricades in some South American lakes। Visiting flamingo and resident fish compete for their common food, zooplankton in the lake। एनी अदर अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। तो कोई भी एग्जाम्पल दे दो कि किसके बीच में होता है कॉम्पिटिशन? दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में जिनका रिसोर्स क्या है? सेम है। और रिजल्ट क्या होता है? अब ये हमको पता है, एक साइंटिस्ट है उन्होंने बोला था कि अगर ऐसे कॉम्पिटिशन बना रहा तो जो वीक वाली है वो एक्सटेंट हो जाएगी, पर हमको पता है ना बाबा, दोनों क्या हो जाएंगे? को इवॉल्व हो जाएंगे, है ना? जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे, खाने का पैटर्न चेंज कर लेंगे, या फिर खाने का पैटर्न नहीं तो हंटिंग पैटर्न चेंज कर लेंगे। आई बात समझ में? या फिर टाइम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। उसके बाद अब थर्ड उन्होंने क्या बोला है एक्सप्लेन करने के लिए? पैरासिटिक। अरे पैरासिटिक तो सिंपल है, एक को नुकसान है दूसरे को फायदा ही फायदा है। फायदा किसको है? जो पैरासाइट है। जैसे मैम बस किन लोगों के बाल में सुंदरता पूर्वक जुएं भरी है ना? कुछ लोगों को लगता है कि सर में क्या जुएं हैं, तो सुंदरता के लिए नहीं, सुंदरता के लिए नहीं है पैरासाइट रिलेशनशिप में। या कुछ लोगों के अंदर रहता है, कोई है अंदर, अब उन लोगों को लगता है नहीं मैम पाल रहे हैं हम, उनको पालना नहीं है, वो पैरासाइट है, तुम्हारा न्यूट्रिएंट, तुम्हारा जो वो तुमसे और क्या ले रहा है? शेल्टर ले रहा है, और तुमको नुकसान में कर रहा है। हाँ, नुकसान इतना नहीं है कि मौत ही हो जाएगी। कभी सुना है जुओं के कारण इसकी मौत हो गई? नहीं होगी, क्योंकि कभी भी पैरासाइट अपने होस्ट को नहीं मारता, इतना याद रखो, बट उसको वीक कर देगा, बहुत वीक कर देगा, कि ग्रोथ नहीं हो पाएगी या उसका डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या? पैरासाइट कैसे रिलेशनशिप है? ऐसा रिलेशनशिप है मैम जहां पे एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान है जो बेसिकली होस्ट है, और दूसरे को फायदा है क्योंकि या तो फूड पे या तो शेल्टर पे डिपेंडेंट है। देखो जरा, वन ऑफ द टू ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन अदर होस्ट फॉर, किस चीज के लिए? न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट। द होस्ट इज हार्म, बट ऑब्वियस नेगेटिव में चल रहा है, एंड द पैरासाइट इज बेनिफिटेड। अब कुछ भी बोल दो, एग्जाम्पल जुए भी दे दोगे एग्जाम्पल, वो भी सही है। ठीक है,
अब ज्यादा मत बता के ना कि मेरे सर में इतनी जुएं हैं, ये अपन कोई प्राइवेट चीजें नहीं पूछते। ओके, मलेरियल पैरासाइट एंड ह्यूमन बता दिया। अब कहाँ रहता है ये मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम? मैम पहले तो लिवर के सेल्स के अंदर रहता है, फिर आरबीसी के अंदर रहता है, याद आई बात? चलो, एंड ह्यूमन या फिर कस्क्यूटा, उसको अमरबिल भी बोलते हैं, ऑन होस्ट प्लांट और एनी अदर अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। हुआ क्लियर? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। को एक्सटेंशन, को मतलब साथ में, एक्सटेंशन मतलब एक साथ गायब हो गए। जैसे हमने बताया था डोडो वाले केस में कि क्या हुआ, हमको पता ही नहीं था कि डोडो के ऊपर बहुत सारे प्लांट की स्पीशीज जर्मिनेशन के लिए डिपेंडेंट है, पर जब डोडो स्पीशीज ओवर हंटिंग हुई तो वो क्या हो गई, एक्सटेंट हो गई। फिर 1-2 साल बाद कुछ प्लांट की स्पीशीज भी गायब होने लगी। तब पता चला अरे बॉस, ये दोनों तो क्या थे, एक दूसरे पे हाईली इंटरडिपेंडेंट थे। ठीक है, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में थे, जैसे फिग और वास्प वाला। ठीक है, चलो, को-एक्सटेंशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज मतलब याद करो, नाइल पर्च इतना बढ़िया एग्जांपल है, या फिर वाटर हाइसिकैंथ, उसका दूसरा नाम जलकुंभी, जो किसके टाइम पे आया था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया था। उनको सुंदर लगता था क्योंकि उसका नीला कलर का फूल था। हमारे अब अनफॉर्चुनेटली हर वाटर बॉडी में वो जलकुंभी दिख जाएगी तुमको। ठीक है, और क्या करती है, वो ऑक्सीजन यूज कर लेती है। तो एक्वेटिक प्लांट एनिमल के लिए, प्लांट्स और एनिमल के लिए ऑक्सीजन रहती है क्या? नहीं रहती। DO, डिसॉल्व ऑक्सीजन, गायब हो जाता है, तो एक्वेटिक लाइफ डैमेज होने लगता है। याद आया? तो एलियन स्पीशीज का होता है कि अगर कोई दूसरी जगह से, जादू वाली स्पीशीज नहीं, कोई दूसरी वाली जगह से एग्जॉटिक स्पीशीज आके इंडिजिनस स्पीशीज या नेटिव स्पीशीज जहाँ पे रह रही है वहाँ आके रहने लगी और ज़्यादा बेटर तरीके से compete करने लगी हैबिटेट और न्यूट्रिशन के लिए, तो जो लोकल स्पीशीज ऑब्लिक इंडिजिनस स्पीशीज ऑब्लिक नेटिव स्पीशीज क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। जैसे नाइल पर्च के कारण हुई थी चिचलेट लेक की 200 इंडिजिनस स्पीशीज क्या हो गई थी, एक्सटिंक्ट हो गई थी। याद आया? चलो, अब वो बोल रहे हैं टू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन हाउ। अरे जो सब कुछ बोला वही लिख दो। चलो स्टार्ट करते हैं। को एक्सटेंशन, व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल species associated with it obligatory way also become extinct। एग्जाम्पल क्या है, फिग एंड बाप्स। इनफैक्ट तुम डोडो का भी लिख सकते हो कि डोडो के ऊपर बहुत सारी स्पीशीज, प्लांट की स्पीशीज डिपेंडेंट थी। ठीक है, दूसरा एलियन स्पीशीज का इंट्रोडक्शन। व्हेन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस सम ऑफ देम टर्न इनवेजिव बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग देयर प्रेडेटर देयर एंड हेंस कॉज डिक्लाइन और एक्सटेंशन ऑफ इंडिजिनस स्पीशीज। वही तरीका है, या तो जब कोई इंडिजिनस स्पीशीज इंट्रोड्यूस हुई तो या तो उसका प्रेडेटर ही नहीं था, या बेटर तरीके से वो कंपीट करके अपने रिसोर्सेस गेन कर लिया और वहां की इंडिजिनस स्पीशीज क्या कर गई, सफर कर गई और एक्सटिंक्ट हो गई। हुआ क्लियर? चलो आगे मूव करें। Question number 10, A part. Name the type of lymphoid organ, lymph node and thymus are। अरे lymph node and thymus, thymus क्या है, तुम्हारा primary lymphoid organ, lymph node क्या है, तुम्हारा secondary lymphoid organ। primary lymphoid organ में होता क्या है मैम, बनते हैं, डेवलप होते हैं, मेच्योर होते हैं। thymus में पर्टिकुलरली ट्रेनिंग मिलती है। किसकी ट्रेनिंग? अरे डिफेंस की ट्रेनिंग मिलती है कि लड़ना कैसे है, किससे लड़ना है, एंटीजन से लड़ना है। जो भी बाहर की चीज आएगी हमारी बॉडी में हार्म करेगी, पैथोजन है जो डिजीज कॉज करेगी, उनसे लड़ने की ट्रेनिंग मिलती है। ठीक है, और लिम्फ नोड में क्या करते हैं, बस ये एक टाइप का क्या रहता है, वो जो बोलते हैं ना कि टाइम कैंप है, छोटे छोटे कैंप है कि यहाँ पे हमारे सारे लिम्फोसाइट बैठे हुए हैं, आने दो किसी को कूट के दिखाते हैं। तो ये क्या है, पूरा ट्रेनिंग होके बस होके क्या पोस्ट है, वो पोस्टिंग की हुई है सारे सोल्जर्स की, हमारे बॉडी के डिफेंसिव मैकेनिज्म की। ठीक है, चलो एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय देम इन कॉजिंग इम्यून रिस्पॉन्स। तो स्टार्ट करते हैं। थाइमस क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो जरा, immature lymphocyte differentiate here into antigen sensitive lymphocyte। मतलब बेसिकली ट्रेनिंग मिल रही है, किस चीज की ट्रेनिंग मिल रही है, जो immature lymphocyte है, BNT lymphocyte, वो डिफरेंशिएट हो रहे हैं T हेल्पर, T साइटोकाइनिन और T सप्रेसर में, ताकि वो क्या हो सके, वो पहचान सके कि एंटीजन दिखता कैसे है भैया, उसको पहचानना है, उसको बताना है ना बी लिम्फोसाइट को कि एंटीबॉडी बनाओ और इसको जाके मारो। तो ये जो इतनी सारी जो कमांडर की ट्रेनिंग है वो कहाँ मिल रही है, थाइमस ग्लैंड में, जो क्या है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। एक और बताओ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एक और का कौन सा है मैम, बोन मैरो। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब दूसरा उन्होंने पूछा बताओ लिम्फ नोड क्या है, तो लिम्फ नोड क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब ट्रेन किए हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, पोस्ट पे बैठे हुए हैं। ठीक है, पोस्ट मतलब कि चेक पोस्ट पे बैठे हुए हैं कि आने दो किसको, यहां मारते हैं। दे सीम टू ट्रैप
द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट देयर एंड कॉज इम्यून रिस्पॉन्स। हुआ क्लियर है ना? वहां पे ट्रेन होके बैठे हुए हैं, ट्रैप कर रहे हैं इस पर्टिकुलर जगह पे लिम्फ नोड पे किनको? एंटीजन को, पैथोजन को, ताकि अब हम क्या करें? इनकी धुलाई करें। हम नहीं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में जो ए ग्रैनुलोसाइट है वो मिलके क्या करें? धुलाई करें इनकी। आई बात समझ में? चलो इसी का सेकंड पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अरे ये तो वही बचपन वाला क्वेश्चन है ना, बचपन का प्यार नहीं क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है? इननेट मतलब क्या? जो बचपन से मिलता है, पैदा होते ही मिलता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, जिसमें 4 बैरियर्स आते हैं। एक्वायर्ड क्या? जो तुम धीरे धीरे बढ़ते चलते क्या धीरे धीरे एक्वायर करते हो, मेमोरी सेल के साथ इंटरैक्ट करते हो, एंटीबॉडी बनाते हो अपने बॉडी में। कुछ याद आया? जिसमें होता है एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। चलो आंसर देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है? इननेट और एक्वायर्ड, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। वही चीज कि कोई भी आया बस उसको कूटना है। अब किसको किस हथियार से मारना है ये कौन बताएगा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये कैसा हुआ? स्पेसिफिक डिफेंस। ठीक है। उसके बाद इननेट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, पैदा होते ही बचपन से रहता है ये, है ना, पर ये धीरे धीरे बढ़ते, जैसे तुम बढ़ते चले जाते हो तब आता है। एक्वायर्ड बाय द बॉडी आफ्टर बर्थ। ठीक है। अब प्रोवाइड बैरियर्स, बताए थे 4 बैरियर्स होते हैं। प्रोवाइड बैरियर टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट इनटू आवर बॉडी, कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। कौन करता है मेमोरी? बी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर लिम्फोसाइट। याद आया? जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद 4 टाइप्स, अब वही 4 बैरियर कौन कौन से? फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर। 2 टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फ ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फ ऑर्गन। प्राइमरी मतलब फर्स्ट टाइम जब तुम्हारा एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव में खुद की बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है, अगर प्राइमरी रिस्पॉन्स आ रहा है तो खुद लड़ रही है। सेकेंडरी जब वो वापस लौट के आया तो मेमोरी बन गई है उसके खिलाफ, फिर बोला अरे ये उसको तो मारने के लिए हमने पहले 2-3 महीने पहले 1-2 महीने लगा दिए थे लड़ते लड़ते, अब बन गई उसके खिलाफ हथियार, अब मारो इसको। याद आया? तो ये किस पे काम कर रही है? मेमोरी पे। और कैसा रिस्पॉन्स है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब प्राइमरी एनकाउंटर ऑफ एनी एंटीजन बाय द बॉडी, और सेकेंडरी मतलब अब एक बार हो चुका है, लड़ाई हो चुकी है, हिट एंड ट्रायल मेथड से एंटीबॉडी बन चुकी है, सारा का सारा एंटीबॉडी स्टोर है मेमोरी सेल के फॉर्म में। अब वापस वो जब एंटीजन आया, उससे बोला अब मैं हमला करूंगा, तो हमारी बॉडी में कुछ नहीं उखाड़ सकते, हमारे पास क्या है? मेमोरी सेल है, हम ऑलरेडी बना चुके हैं तुमसे लड़ते समय पहली बार कि तुमको मारना किस हथियार से है। ठीक है। पर वापस ये सब कब तक होगा? अगर ये सारा प्राइमरी एनकाउंटर 14 इयर्स के पहले हो जाए तो। क्यों मैम? क्योंकि 14 इयर्स के पहले तक थाइमस ग्लैंड काम करती है, 14 इयर्स के बाद थाइमस ग्लैंड धीरे 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 डिग्रेड होने लगती है। मतलब मैम आप ये बोल रहे हैं 14 साल के बाद बुढ़ापा आ जाता है? नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तो यही मतलब हुआ ना, बॉडी डिग्रेड कर रही है तो डिग्रेड कर रही है, मतलब तुम मैच्योर हो रहे हो, थोड़ा बुढ़े भी हो रहे हो। क्या मैम 14 साल में ही आपने बुढ़ापा लेके आ गए? हाँ, टेक्निकली देखा जाए तो सही है वो भी। चलो करें आगे, मूव करें। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डस बैसिलस thuringiensis, बहुत बढ़िया, जैसे ही बीटी याद आ गया सब याद आ गया। बैसिलस thuringiensis क्या है? एक बैक्टीरिया है जिससे क्या निकाला? एक प्रोटीन निकाला है। प्रोटीन का नाम क्या है मैम? क्राय प्रोटीन। कहाँ से निकला ये क्राय मैम? क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, इसलिए क्राय प्रोटीन बोलते हैं। कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल मैम? क्राय जीन। 3 तरीके के जीन निकले हुए हैं, क्राय 1AC, क्राय 2AB, क्राय 1AB। ठीक है, 2 बोलवर्म के लिए, 1 कॉर्नबेयर के लिए। ठीक है, क्या करता है मैम? कुछ नहीं, ये जो अभी तो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, प्रोटोटॉक्सिन के फॉर्म में रहता है ये जहर टॉक्सिन, पर जैसे ही जो पेस्ट उसको खाएगा उसके गट में जाएगा, अल्कलाइन पीएच आएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होके वो टॉक्सिन में बन जाएगा, उस एनिमल की गट में क्या क्रिएट कर देगा? पोर क्रिएट कर देगा, फिर लाइसिस हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी और वो पेस्ट मर जाएगा, और इस तरीके से हमारा क्रॉप पेस्ट रेजिस्टेंट बन जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे पढ़ लें, सब तो बोल दिया, अब क्या बचा है? एक्ट एज बायो कंट्रोल एजेंट फॉर प्रोटेक्टिंग ब्रासिकेसी एंड फ्रूट ट्रीज। एक्सप्लेन, अब बताना है कि कैसे स्पीशीज स्पेसिफिक है। कहानी सुनो। बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis आर अवेलेबल इन सैशेट, सैशेट में रहता है, बस स्प्रे करना रहता है। एज ड्राइड स्पोर मिक्स विद वाटर एंड स्प्रेड ऑन द वल्नरेबल प्लांट, दीज आर ईटन अप बाय इंसेक्ट लार्वे, द टॉक्सिन आर रिलीज इन द गट एंड लार्वे गेट्स किल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस फॉर्म में है, कि हमने स्पोर के फॉर्म में कर दिया, पानी में घोल के बस स्प्रे कर देना है। अब जो वो खाने जाएगा तो पहले प्लांट के पहले जो स्प्रे किया हुआ है वो भी खाएगा, तो बस इनएक्टिव फॉर्म अंदर जाके क्या बन जाएगा? एक्टिव, और सेल डेथ हो जाएगी, रिजल्टिंग इनटू पेस्ट डेथ। लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। अच्छा देखो, अभी 2-3 चैप्टर को मर्ज करके क्वेश्चन बना रहे, ठीक है।
ओके अब कंपोनेंट ऑफ बायोगैस तो पता ही है कौन कौन सा है, मीथेन, क्योंकि कौन बना रहा है, मेथेनोजेंस, और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कैसा रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। H2S, मीथेन, CO एंड तुम्हारी बुक में H2 भी लिखा हुआ है, तो हम चारों लिख के आएंगे। हाँ, अगर 3 ही डैश दिए हुए हैं तो तुम लिखोगे मीथेन जिसका फॉर्मूला है CH4, H2S एंड CO2। ठीक है, चलो अगला पार्ट देखते हैं कि थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, व्हाट मेक मेथेनोजन अ सूटेबल सोर्स फॉर बायोगैस प्रोडक्शन। अरे क्या करते हैं मेथेनोजन, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, कैसा रेस्पिरेशन करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो वही तो आंसर हुआ। मेथेनोजन ग्रो एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2। हुआ क्लियर। यहाँ पे तुम्हारा जो 2017 का पेपर है फॉरेन सेट वो होता है कंप्लीट। क्या करोगे, वेबसाइट पे जाओगे www.magnetbrains.com टाइप करोगे, गूगल पे जैसे ही टाइप करोगे और एंटर करोगे तो ये होम पेज आएगा। होम पेज में अपना क्या सिलेक्ट करोगे, क्लास सिलेक्ट करोगे, फिर क्या करोगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, फिर क्या करोगे, चैप्टर सिलेक्ट करोगे और बस सुनते चलोगे। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक स्टडी